सभी जींद जिला के सम्मानित पत्रकार और छायाकार मित्रों को सादर नमन है, वंदन है, आपका अभिनंदन है। और मेरे माननीय जिला अध्यक्ष तेजिंदर ढुल जी और निवर्तमान जिला अध्यक्ष राजू मोर जी और हमारे जिला के चेयरमैन प्रतिनिधि डॉक्टर राज सैनी जी और महामंत्री जी हैं, उपस्थित सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण पदाधिकारीगण भी यहाँ पर आए हैं। आज एक विशेष उद्देश्य को लेकर के ये प्रेस वार्ता रखी गई है। मैं संक्षेप में ही अपना विषय की पार्टी की तरफ से पूरे देश भर में जो हाल ही में भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट रखा है उसके ऊपर देश भर के प्रत्येक जिले में उस बजट पर संवाद का एक कार्यक्रम संगठन का है। उस नाते से मैं पार्टी का दृष्टिकोण आपके समक्ष रख करके, बहुत लंबे समय बाद आपसे भेंट हो रही है तो आपके मन में कुछ अनन्य प्रकार के प्रश्न भी होंगे, उनका भी उत्तर देने का दायित्व समझते हुए तो मंच को फिर आपको सौंप दूंगा। जो मोदी सरकार NDA 3 का पहला बजट अभी संसद में वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, वह भारत की आर्थिक उन्नति और प्रगति के मार्ग को और तेजी उसमें लाने का काम करेगा। जो विकसित राष्ट्र का संकल्प 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा होकर के और आने वाली पीढ़ियों को इस संताप के साथ नहीं जीना पड़े कि वो कोई पिछड़े या विकासशील देश के नागरिक हैं, बल्कि वो गर्व से सीना उठा करके, सर उठा करके, सीना तान करके कह सकें कि वो भी दुनिया के एक विकसित देश का अंग है। यह संकल्प मोदी जी ने लिया है और इस संकल्प के साथ पूरा देश जुड़ा है। और भारत जो आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर के उभरा है, वह संकल्प भी है कि आने वाले मात्र 5 साल में भारत दुनिया की 2030 से पहले तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर के उभरे। इसके लिए महसूस किया गया कि NDA 3 का जो ऐतिहासिक जनादेश जो मोदी जी के नेतृत्व में मिला है, जो भारत के इतिहास में केवल दूसरी बार ऐसा संभव हो पाया है कि कोई प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार शपथ लें। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बाद मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने चुनाव के माध्यम से तीसरी बार लगातार विजय हासिल करके ये जीत दर्ज करके प्रधानमंत्री पद की शपथ उन्होंने ली है। तो जब जनता का इतना अपार विश्वास और जनादेश मोदी जी को मिला है, उसको अमल में लाते हुए ये बजट के माध्यम से जो योजनाएं सामने आ रही हैं, उसमें कुछ मुख्य बिंदु हैं जो आपके संज्ञान में मैं लाना चाहता हूं कि इस बजट में आपने महसूस किया होगा कि किसी प्रकार का कोई तुष्टीकरण का विषय नहीं है। इस बजट में जो आर्थिक उन्नति के मूल आधार, जो आधार संरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उसके अंदर अधिक से अधिक निवेश करने का प्रयास किया गया है। बहुत बड़ा निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की दिशा में है। वहीं रोजगार सृजन एक सबसे बड़ा लक्ष्य बनकर के उभरा है। अनेकों योजनाएं बजट में, मैं यहाँ पर लंबी, क्योंकि बहुत बड़ा दस्तावेज है और मैं समझता हूँ कि शायद आपको उसकी पूरी रूपरेखा बताने में समय अधिक लगेगा, लेकिन केवल फोकस एरियाज बता रहा हूँ कि रोजगार सृजन के लिए अनेकों
योजनाएं इस बजट के माध्यम से प्रस्तुत की गई हैं कि जिसमें बहुत सारे इंसेंटिव प्रोग्राम्स हैं और बहुत सारे स्टार्टअप्स को प्रमोशन करने का, इंसेंटिवाइज करने का मॉडल है। नई इंडस्ट्री को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रोत्साहन दे करके कि रोजगार अधिक से अधिक मिले, कि जो भी कोई एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर कराएंगे तो उनको इस प्रकार के सीधे सीधे इंसेंटिव दिए गए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन उसमें हो सके, जिसके कारण से एक स्पष्ट आंकड़ा देश के सामने आ सके। और जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के पिछले दिनों जो ईपीएफ और ईएसआई, ये दो एक ऐसे मापदंड हैं कि उसमें कितने एम्प्लॉयज का रजिस्ट्रेशन प्रति वर्ष हो रहा है, ये रोजगार सृजन का सबसे ऑथेंटिकेटेड एक प्रूफ होता है। और उसमें जबरदस्त उछाल पिछले दिनों आया है, लेकिन उस मोमेंटम को मेंटेन करने के लिए अनेकों प्रावधान इस बजट के माध्यम से किए गए हैं। उसी में एक जो मैंने आधारभूत संरचना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बजट से संकेत करते हुए 11,11,111 करोड़ रुपए, केवल मात्र 11,11,111 करोड़ रुपए केवल मात्र कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए रखा गया, कि यानी कि वो पैसा वो तनख्वाहों में या ब्याज देने में खर्च नहीं होगा, उस पैसे से विनिर्माण का कार्य होगा, उस पैसे से ईंट लगेगी, सीमेंट और स्टील का इस्तेमाल करके उससे कुछ न कुछ नया निर्माण होगा। जब नया निर्माण होता है तो पूरी अर्थव्यवस्था जो है वह नीचे से, बेसिक सेक्टर से, ईंट भट्ठा उद्योग से लेकर के, सीमेंट से लेकर के, स्टील से लेकर के, बजरी से लेकर के, रेती से लेकर के, पूरी अर्थव्यवस्था की एक चाल बनती है। और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होता है उसमें, वह मजदूर जो श्रमिक है उसको सबसे ज्यादा उसके अंदर अवसर मिलता है रोजगार का। शहरी आवास के नाते से, क्योंकि वो भी, ये तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो मैंने बताया 11,11,111 करोड़ रुपए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा से ज्यादा आए तो उसमें शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना 2 के अंतर्गत 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार की आवास जरूरतों का समाधान किया जाएगा। और अगले 5 वर्षों में 2.2 लाख करोड़ की केंद्रीय सहायता भी उसमें शामिल होगी। ये 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा, 1 करोड़ शहरी जो गरीब हैं उनकी आवास व्यवस्था करने के लिए, और उसमें 2,20,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की तरफ से सहयोग दिया जाएगा। जो उसके अतिरिक्त किफायती दरों पर ऋण सुविधा और ब्याज सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी भी, वो 1 लाख करोड़ आवास जो शहरी क्षेत्र में है उसको सुनिश्चित करने के लिए इसका प्रावधान दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र में विशेष रूप से अधिक इंसेंटिव देने की दृष्टि से जो हमारे कृषि में निवेश का वातावरण बनाने के लिए, और कृषि में जो उसकी डाइवर्सिटी है वो अधिक से अधिक डाइवर्स क्रॉप्स में हमारा फार्मर जो है, हमारा एग्रीकल्चर वो मूव करे। पिछले दिनों आपने देखा होगा मिलेट्स के ऊपर एक बहुत प्रोत्साहन देने वाले कार्यक्रम प्रारंभ हुए, और आपके और हम सब की थाली में पिछले 1-2 सालों में गेहूं और धान के साथ में कहीं ना कहीं हर थाली में मिलेट जो है वो जुड़ी हैं। बाजरा, चना, अन्य प्रकार की जो मिलेट्स हैं, जितनी भी जौ, वो सब उसमें हमारे खाने में जुड़ी। प्रधानमंत्री जी का जो दूरदर्शी नेतृत्व है कि उन्होंने देश के 140 करोड़ लोगों को इस बात से जोड़ लिया कि हमें न्यूट्रिशन के लिए मिलेट्स की जरूरत है, और न्यूट्रिशन के साथ साथ हमें देश के किसान को जैविक विविधता सुनिश्चित करने के लिए मिलेट्स को प्रमोट करते हुए भारत की जो हमारी फूड
सिक्योरिटी को सुनिश्चित करते हुए और एक बहुत दूरदर्शी कार्यक्रम चला, उसको और आगे ले जाते हुए कि नेचुरल फार्मिंग में 1 करोड़ किसानों को कन्वर्ट करने का एक लक्ष्य रखा गया है। उसमें अनेक योजनाएं हैं, मैं उनमें ज़्यादा लंबा समय ना लेकर के कि कृषि और कृषि से संबद्ध क्षेत्र का जो बजट है वो 1,52,000 करोड़ रुपए रखा गया है, जो शुद्ध तौर पर ये कृषि से संबंधित बजट है। इसमें कोई कृषि से खरीदी वाला विषय शामिल नहीं है। ये पूरी तरह से कृषि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए ये बजट की व्यवस्था दी गई है। तो मुख्य रूप से जो मोदी जी ने एक नारा दिया था कि हमारा सरकार का संकल्प गरीब, युवा, महिला और अन्नदाता, इन 4 पिलर्स के ऊपर सरकार की योजनाएं खड़ी होंगी, जिसमें गरीब कल्याण के लिए जो प्रधानमंत्री अन्न योजना है उसको 5 साल के लिए आगे उसको बढ़ाया गया है, और इसी तरह से महिलाओं के सशक्तिकरण, युवा और अन्नदाता, इन 4 बिंदुओं पर, इन 4 पिलर्स के ऊपर भारत की अर्थव्यवस्था खड़ी हो और सरकार का ध्यान इस दिशा में विशेष रूप से आए। तो 9 प्राथमिकताएं मैं कह करके अपनी बात को पूरा करूंगा। 9 प्राथमिकताएं हैं सरकार की जो इस बजट से परिलक्षित होती हैं। कृषि में उत्पादकता और अनुकूलियता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज, अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी, जो एनर्जी सिक्योरिटी, हर प्रकार की एनर्जी जो चाहिए उसकी सिक्योरिटी सुनिश्चित करना कि हम कहीं भी किसी प्रकार की जो पावर है उसकी कमी ना रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। ये 2 लास्ट बिंदु ऐसे हैं कि कोई भी अर्थव्यवस्था प्रारंभ में वो प्राइमरी सेक्टर से पे ग्रो करती है, वो कृषि और कृषि संबंधित क्षेत्र पे ग्रो करती है, फिर दूसरी स्टेज में वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ग्रो करती है, और तीसरी जो ग्रोथ का जो कंट्रीब्यूशन आता है वो सर्विसेज सेक्टर से आता है, सेवा क्षेत्र से आता है। आज आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग कृषि और जो प्राइमरी सेक्टर है उससे 14% योगदान है जीडीपी में, जो फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है उसमें 26% के करीब योगदान है, और जो सेवा क्षेत्र है अब वो लगभग 60% भारत की जीडीपी में योगदान देता है। जो इससे नेक्स्ट लेवल है, चौथा जो है वो जो अर्थव्यवस्था को और तेजी ला करके बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का काम करेगा, वो है इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इनोवेशन, जो चाइना ने 10 साल पहले इनोवेशन की तरफ अपने कदम बढ़ाए और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चाइना का इधर उधर शिफ्ट हुआ, आज भारत की मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन में कन्वर्ट करने में वो भूल भारत ना करे, बजट से वो स्टेप्स लिए जा रहे हैं। इसका एक उदाहरण आपको दूंगा कि हमने कुछ सालों में जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग ESDM बोलते हैं, यानी कि मोबाइल चिप से लेके, मोबाइल बनाने से लेकर, टेलीविजन बनाने से लेकर, कंप्यूटर्स बनाने से लेकर, वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर बनाने से लेकर, ये जो पूरा ESDM सेक्टर है, इसको लेकर बहुत बड़े स्तर पर भारत में इंसेंटिव प्रोग्राम चलाए गए, जिसका परिणाम ये निकला कि हमारा वार्षिक जो इंपोर्ट बजट था मोबाइल फोन का, टेलीविजन का, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का, आज हम उसके एक्सपोर्टर बन गए हैं। कभी आज से 10 साल पहले हम जूते इंपोर्ट करते थे, आज जूतों के नेक्स्ट एक्सपोर्टर बन गए। मोदी जी ने विजन लिया ESDM का, आज हम मोबाइल फोन में एक्सपोर्टर बन गए। उन्होंने विजन लिया टॉयज का, बहुत बड़ा इंपोर्ट होता है, टॉयज को एक्सपोर्ट करने का, 1-2 साल में हम टॉयज के नेट एक्सपोर्टर बन जाएंगे। ऐसे ही अभी तक हम कॉल सेंटर्स के और सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के एक्सपोर्टर थे, लेकिन जो डिजाइन्स है कि कोई हमारे यहाँ भी कोई एप्पल फोन डिजाइन कर सके, हमारे यहाँ भी कोई वॉचेस डिजाइन कर सके, हमारे यहाँ भी कोई नई तकनीक, नई इनोवेशन, नई रिसर्च करके
जैसे सैटेलाइट स्पेस रिसर्च में काम हुआ है, तो ये इस बार से फोकस भारत की एक बड़ी छलांग इनोवेशन एंड रिसर्च डेवलपमेंट के माध्यम से होगी। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कि अब सरकार के कार्य करने की शैली में वो रिफॉर्म्स का जो लेवल है, फोकस एरिया रहेगा कि सरकार और नागरिक तक सीधे कैसे पहुंचा जाए और नागरिक सुविधाएं सीधे नागरिकों को अधिक से अधिक कैसे मिल सके कि नागरिकों को कोई चक्कर ना काटने पड़े, और सरकार की अपनी कार्यप्रणाली में इतनी पारदर्शिता हो कि उस रिफॉर्म को लेकर के नागरिक के पास ये शक्ति हो कि वह केंद्र सरकार से लेकर के और ग्राम सरकार तक के बजट के एक एक पैसे का पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंटली वो अपने कंप्यूटर के माध्यम से कभी देख सके। ये रिफॉर्म कि केंद्र सरकार ने मेरे लिए जो खर्च किया उसका प्रोसेस क्या है, इस तरह के रिफॉर्म्स, कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, सरकार के बहुत सारे विभागों के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स वह प्रस्तावित आने वाले समय में हैं। मैं इतना ही संकेत करता हुआ कि यह बजट जोर का झटका धीरे से है, देश के आर्थिक विकास में एक बहुत तेजी लाने वाला और बहुत बड़े आमूलचूल परिवर्तन के संकेत इस बजट में मिल रहे हैं। मैं आदरणीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को एक बहुत ही भविष्य दूरदृष्टि वाला ये बजट प्रस्तुत करने के लिए आभार व्यक्त करता हूं, और हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी का जो दूरदर्शी नेतृत्व है वह देश को फिर से तीसरी बार उनके नेतृत्व में जो 5 साल की सरकार का कार्यकाल है वो और तेजी से भारत और उत्साह के साथ और मजबूती के साथ कदम उठाएगा। ये पहला बजट उस दिशा में स्पष्ट संकेत करता है। मेरे विषय को मैं समाप्त करता हूं। आपका मुझे धैर्यपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। आपके सुधी प्रश्नों का स्वागत है। सीए के पास जाते हैं सर, आईटीआर पर वो तो सब ये कहते हैं इससे बेटा बजट में देखा है, और शायद आपको भी जरूरत पड़ गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजट के बारे में बताने की डिटेल, कभी पहले तो नहीं बताया गया कभी भी। हर साल एक मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते भी मुझे सेवा करने का मौका मिला, और ये हर साल भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और हमारे कैडर की एक पद्धति रहती है। हम पूरे देश में इस पद्धति से काम करते हैं। तो सरकार में है तो सरकार के काम जनता तक पहुंचे आपके माध्यम से, यह निश्चित तौर पर एक अपनी प्रतिक्रिया हम देते हैं। और अभी तक तो सर्वत्र इस बजट के तमाम जो टैक्स के प्रावधान हैं, जिसको सीए के पास जाने से मतलब मैं समझता हूं कि आप इसलिए जाएंगे कि टैक्स के विषय में, क्योंकि सीए की जानकारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की उतनी नहीं होगी जितनी टैक्स के विषयों की होगी। बहुत अच्छा बजट इसलिए रूप में कह रहा हूं, उनको तकलीफ हो सकती है कि टैक्स के प्रावधान इतने सरल कर दिए हैं कि सिंगरोवा साहब भी अपना ऑटोमेटिकली टैक्स आईटीआर की कैलकुलेशन करके और दे देंगे। जब चीजें सिंप्लीफाई हो जाएंगी तो थोड़ा बहुत तो आपने अभी कहा कि 4 पिलर में युवा और अन्नदाता है। हाँ जी युवा देश का इतना खास है, बेरोजगारी से लोगों की देश जाने को मजबूर है। इसके पास 1 एकड़ जमीन में 1 बेच कर दो बेच कर जा रहा है, सिंगल लड़का जिसके पास वो नहीं जा रहा। दूसरा अन्नदाता, वो कभी बॉर्डर पे बैठ के उसके रास्ते रोक देते हो आप लोग, किसान रास्ता नहीं रुकता सरकार। तो ये 2 पिलर क्यों आप लोग? मैं आपको बड़े भरोसे के साथ कहता हूँ कि देश के युवा को रोजगार के अवसर पिछले 10 वर्षों में आंकड़े ये बता रहे हैं, जिस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है वो इतनी इस स्तर पर कभी भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं बढ़ी थी। और ये डिजिटल रेवोल्यूशन जो मोदी जी ने की है कि गांव में बैठे युवा को भी वो अवसर मिले हैं कि वो छोटे छोटे काम ऑनलाइन कर करके, और बड़े बीएसआई के रिकॉर्ड में भी नहीं आता है। कहने का तात्पर्य जो आपने संकेत किया कि जो बाहर जाना चाहते हैं, देखिए विदेश में जाना ये कोई अपने आपको आगे बढ़ाना चाहता है, किसी को लगता है कि मैं वहाँ बेहतर काम कर पाऊंगा, मेरी योग्यताएं, उसको लगता है वहाँ पर वो उसको प्रयोग करना चाहता है, तो मनुष्य स्वतंत्र है। उनकी वीजा में भी योग्यता है। देखिए उसमें जो है, मेरे को उसमें टिप्पणी करना किसी के निजी चॉइस पे, कोई वो मजबूरी में जा रहे हैं ऐसा है क्या? नहीं, मेरा ये कहना है, मैं जसमेर जी ऐसा है, मैं भी उस स्थिति को जानता हूँ, मैं भी उन्हीं परिवारों से हूँ जिन परिवारों से वो जा रहे हैं।
और मैं भी उन स्थितियों का आकलन समझता हूं कि जो विदेश में जाकर के उनकी क्या स्थितियां होती हैं। मैं तो प्रार्थना आपसे करूंगा कि आप पत्रकार साथी वहां पर बैठे हुए दूरसंचार के माध्यम से जो लोग इस प्रकार से गए हैं, आप उनके इंटरव्यू करके उनकी स्थितियों का सही मायने में समाज को बताने के लिए प्रयास करेंगे तो बहुत सारी ज़मीन जो है वो बच जाएगी और बहुत सारा कर्जा अनावश्यक लेने से लोग बच जाएंगे। परंतु मैं किसी की निजी चॉइस पे कोई टिप्पणी नहीं करता। जो जाना चाहते हैं, हर आदमी को अपना अधिकार है निर्णय करने का। परंतु इतना जरूर कहूँगा कि जो लोग इस सारे विषय के सारे पक्षों को समझते हैं वह जागरूकता लाने में जरूर सहयोग करें। इसमें कोई खुशी की बात नहीं है कि कोई, अगर माफ़ी चाहूँगा कोई इस तरह से कहना कि भाई कोई मेरे सामने मुझे दिख रहा है कि भाई ये गलती हो रही है और मैं उसको ना टोकूं ना कहूं तो शायद हम अपनी जिम्मेदारी से, लेकिन वो जो स्थितियां हैं उससे बेहतर संभावनाएं काम करने की देश में है। और उसके अलावा सीधे रूट से कोई विदेश में जाता है तो अधिकृत रूप से कोई विदेश में जाता है तो उसको जो डोंकी रूट से निश्चित तौर पर बेहतर संभावनाएं हैं। तो डोंकी रूट से जाना इलीगल भी है, खतरे से भरा भी है और कतई भी इसको मैं प्रोत्साहन के योग्य नहीं समझता हूं। और मैं सबसे ये आपके माध्यम से भी निवेदन करता हूं कि ऐसे खतरे मोल लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतने खर्चे से तो आप अपने यहाँ ही बेहतर कोई न कोई अपना काम धंधा खड़ा कर सकते हैं। आज भी किसान जो है, किसान तो खेत के अंदर मजदूरी करने वाला, हमारे पूर्वजों ने धरती माता का हल चला करके बैलों के साथ में, अपने पशुओं के साथ में, अपने हाथों से, हम बच्चे थे तो हमने भी वो सारे काम वो खुद अपने हाथों से किए हैं। दूध धार के काम किए, खेत क्यार के काम किए हैं, हमने भी बाड़ी में कसोले चलाए हैं, हमने भी जो है बाड़ी चुगी हैं, हमने भी न्यार काटा है। तो ये आज का जो हमारा नौजवान है इसको भी ऐसी प्रेरणा मिले कि हम सब काम कर करके अपने दो हाथों से अपनी खेती को और बेहतर करके, आज चारों तरफ हम घूमते हैं तो जीरी लगाने के लिए जो सारा श्रमिक बंधु और बहनें आए हैं, हमने इतने 25 साल की जीरी लगाते लगाते भी हमने आज तक स्वयं उसको उस दिशा में उस काम को सीखना। तो ये प्रेरणा के काम करने की आपकी और हम सब की, जो आप चौथा स्तंभ हैं। तो दशकों से तंग आ गए ना कि जीरे लगाते रहे तो मतलब सीमेंट के आजकल विषय कर दिया। बहुत सारे लोग आपके और मेरे साथी वो जमीन ठेके पे लेकर के भी, मेहनत करके भी वो अपना काम कर रहे हैं, मेहनती साथी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने सरकारी कार्यप्रणाली पे काफी सरकारी कार्यप्रणाली दुरुस्त हो, हरियाणा के अंदर बेहतर हो, दुरुस्त नहीं कहा, बेहतर हो। 9.5 साल तक प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र के लिए लोग बड़े चिल्लाते रहे, बार बार परेशानियां दिखाते रहे। सरकार को 9.5 साल बाद खट्टर जी को बदलना, अब सरलीकरण आ रहा है, चाहे प्रॉपर्टी आईडी में आ रहा है, चाहे परिवार पहचान। 9.5 साल तक रिव्यू क्यों नहीं किया? बात हो सरकार, आप गुस्से में पूछ रहे हैं कि वैसे प्यार से पूछ रहे हैं? चलो, हाँ, तो सरकार ने मनोहर लाल जी के नेतृत्व में कई अच्छे प्रयोग किए। आपको स्मरण होगा 2014 में और 15 में पहली बार आपने एक्साइज के ठेकों की नीलामी वह फिजिकल ना होकर के पूरे शहर में 144 लगा करती थी, उससे पहले ऑनलाइन ऑक्शन की गई। तब विपक्षियों ने कहा था कि ये फेल हो जाएगी, वो कामयाब होगी और बहुत रेवेन्यू बढ़ गया। आपने मनोहर लाल जी के नेतृत्व में देखा कि भाई ई रजिस्ट्री हुई, स्टैंप पेपर्स थे हजारों करोड़ के, उसको दरकिनार करके ई स्टैंप को किया गया और ई स्टैंपिंग में यही प्रश्न खड़े किए थे कि ये सब नहीं चलेगा, वो कामयाब हुआ। बहुत सारे प्रयोग कामयाब हुए हैं। जब हमने जो विधवा और वृद्धावस्था सम्मान पेंशन और दिव्यांग सम्मान पेंशन ऑनलाइन किया, तब हमें बहुत चुनौती दी गई कि ये संभव नहीं हो सकता, लोगों को दिक्कत होगी।
उससे पूर्व में 12 महीने की जो पेंशन थी वो औसतन, ये रिसर्च आई थी यूनिवर्सिटी के अंदर, रिसर्च हुई थी कि 9-10 महीने की एवरेज मिल पाती थी, कि बीच के लोग उनको फिजिकल में वो पेंशन पूरी मिलती नहीं थी, खा जाते थे या क्या कहीं खुर्द-बुर्द होती थी, और साथ में 2-3-4 महीने की देरी उसमें दिखाते थे। सरकार से जाती थी कि नहीं जाती थी वो विषय नहीं, पर लोगों को देरी से मिलती थी, चक्कर काटने पड़ते थे। तब भी हमको चुनौती दी गई थी कि ये ऑनलाइन नहीं हो सकता। अब हर महीने लगभग 25-30 लाख लोगों को वो है पेंशन घर में उनके बैंक खाते में ऑटोमेटिकली पहुंच जाती है। 3.5 करोड़ लोगों के देश में बैंक अकाउंट थे। आज़ादी के 70 साल में 3.5 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट थे, आज 51 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट हैं। ये क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, ऑनलाइन की वजह से सब संभव हो पाया। आधार कार्ड का पूरा जो मीटिंग है वो कंप्लीट इंश्योर हो पाया, आधार कार्ड का सीडिंग पूरा डेटा हो पाया। ऐसे प्रयोग करते करते 2019 के बाद जो फैमिली आईडी का जो प्रोग्राम है वो दूसरे कार्यकाल में शुरू हुआ, अच्छे लक्ष्यों के साथ, अच्छे उद्देश्यों के साथ शुरू हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कहता हूं कि प्रशासनिक स्तर पर जो नागरिक के साथ में उसमें जो डीलिंग थी कि इनकम आईडी के दुरुस्तीकरण का, इनकम का जो दुरुस्तीकरण का फैमिली आईडी में वो जो प्रावधान थे उनका सही तरीके से अगर क्रियान्वयन होता तो शायद ये तकलीफ इतनी नहीं आती। लेकिन ध्यान में आया कि प्रयास के बावजूद भी उसमें दिक्कत आ रही है, तो नागरिकों को लंबे समय तक उस चुनौती के साथ में नहीं छोड़ा जा सकता। तो इसलिए ये तय किया कि पहले इसको ठीक करो और फिर इसको अगर इम्प्लीमेंट करना है तो शासन के स्तर पर ये ठीक होना चाहिए। इसी प्रकार प्रॉपर्टी आईडी में खामियां, लगातार फीडबैक के बाद, लगातार प्रयास के बाद कोई भी काम होगा, आप भी कोई काम नया करने लगेंगे, उस काम के अंदर आप प्रयास करते करते प्रारंभ में गलतियां होती हैं, तो कोई कामयाब हो जाता है पहले, दूसरे, तीसरे प्रयास में, और कोई प्रोजेक्ट जो है उसके अंदर खामियां रह जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार जिद करके चलती रहे कि नहीं ऐसे ही होगा। लोकतंत्र में यही तो खूबसूरती है कि जो फीडबैक जनता से आया उसको स्वीकार किया, स्वीकार करके उनमें जो आवश्यक परिवर्तन करने की वो समझाइश दे दी गई है, और इसको सुधार करके और कम से कम नागरिकों को कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए, यह संकल्प नायब सिंह सैनी सरकार का है और नहीं आने दी जाएगी। अभिमन्यु जी, मैं बजट पे मेरा विषय है, जो ड्रीम प्रोजेक्ट मोदी जी का था स्वच्छ भारत मिशन, इस बार के बजट में उस बिंदु पर कोई चर्चा ही नहीं हुई, उसके नाम का कोई बजट ही नहीं दिया गया। ऐसा नहीं हो सकता कि बजट नहीं दिया गया, ऐसा कतई भी संभव नहीं है। थोड़ा फाइन प्रिंट की बात है, थोड़ा आप भी देख लीजिएगा। स्वच्छ भारत मिशन निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा प्रायोरिटी एरिया है, और उसको मैं आंकड़े, क्योंकि बजट के आंकड़े पूरे बजट के मेरे पास उपलब्ध नहीं है, मैं उसका उत्तर अभी नहीं दे सकता हूं, लेकिन आप भी चेक कर लीजिएगा और आप कहेंगे तो मैं आपको फोन करके बता दूंगा। एग्रीकल्चर का बजट बढ़ाया गया है पिछले साल 25,000 करोड़ रुपए, लेकिन लोगों की समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि वो बजट कहाँ कैसे यूज होगा। जैसे कह दिया कि सोना कम हो गया, सबको समझ में आ गया सोना कम हो गया, टैक्स कम हो गया, लेकिन एग्रीकल्चर का बजट क्यों नहीं समझ रहा लोगों को। देखिए, जो भी भारत सरकार का बजट होता है, अब मैंने आपको बोला 11,11,111 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च होगा, तो क्या आपको वो आंकड़ा भी बड़ा है? लेकिन अगर आप उसको देखने लगोगे जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहाँ कहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, ठीक इसी प्रकार से जब एग्रीकल्चर का जो बजट है, कृषि और संबद्ध क्षेत्र का जो बजट है, वो जम्मू कश्मीर के केसर की खेती करने वाले लोगों को भी वो प्रभावित करेगा, वह हिमाचल के सेब के किसान को भी वह प्रभावित करेगा, वह हरियाणा पंजाब के गेहूं, धान और अन्य जो फसलें हैं, सूरजमुखी आदि, बाजरा आदि, चना आदि, सरसों आदि, उनकी फसल को भी प्रभावित करेगा। वहीं मध्य प्रदेश से लेकर के और पूरे मध्य भारत में दलहन और तिलहन के किसान को भी वो प्रभावित करेगा, और वहीं दक्षिण के अंदर वो कोकोनट के फार्मर को भी प्रभावित करेगा, वहीं कहीं पर नॉर्थ ईस्ट में अनानास के फार्मर को भी वो प्रभावित करने वाला है। किसान इस देश के प्रत्येक जिले में है, और इस देश के किसान ने भारत की खाद्य सुरक्षा को इतना सुनिश्चित किया है कि आज मध्य प्रदेश में वह गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बनने की दिशा में है, जहां पर इस प्रकार की
परिस्थितियां, वहाँ किसान पूरी तरह से संतुष्ट भी है, खुश भी है। यहाँ जहाँ पर कहीं कहीं कुछ मेरे सब एग्रीकल्चर करते हैं, कोई किसी प्रकार, लेकिन इसका बेनिफिट किसको डायरेक्ट, कोई ऐसा तो है नहीं कि सब्सिडी कम कर दी है, खाद का कट्टा कम होगा, गेहूं के बीज कम हो गए, लेकिन इस तरह का तो कोई बेनिफिट नहीं है ना। नहीं, आपको मैं बेनिफिट बता रहा हूँ कि अगर स्पेसिफिक बेनिफिट कहेंगे कि इसको, तो किसान समृद्धि योजना जो है उसके जो 6,000 रुपये, इससे पूर्व की सरकार, 6,000 रुपये होता है एक साल में, नहीं, 500 रुपये में। हाँ माननीय जसमेर जी, ये 500 रुपये महीना, ये कभी कांग्रेस ने नहीं सोचा। विषय सम्मान का है, ऐसे जिसका नहीं होगा उसका 3,000 से भी नहीं होता, जिसका होता है उसके लिए 500 रुपये महीना। और विषय है कि किसान वर्ग को ये सम्मान देना। हिंदुस्तान में अकेला ऐसा वर्ग है जिसको सरकार ने अन्नदाता के सम्मान के योग्य समझ करके, और सीधी भारत सरकार उसको 6,000 रुपये का कोई आर्थिक सहयोग के नाते से नहीं करे, सम्मान के नाते से, एक पेंशन की तरह से। नहीं, किसान बीजेपी के साथ है, किसान बीजेपी के साथ है, पूरी मजबूती से साथ है। और पूरे देश में किसान ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। हमारा किसान केसर की खेती से लेकर के और दक्षिण की कोकोनट की खेती से, पूर्वोत्तर में अनानास की खेती से लेकर के, और गुजरात के कच्छ के अंदर भी जो हमारा कपास की फसल उगाता है, वो पूरे देश का अन्नदाता किसान वो भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में मजबूती से खड़ा है, मजबूती से खड़ा है। नहीं, मैंने तो आपके शब्द मेरे मुंह में नहीं डलेंगे, चिंता मत करो, आप अपने शब्द अपने पास रखो। अपने खेती क्यों नहीं करना चाहता, समृद्ध क्यों नहीं? जी जो भागता है जी, किसान खेती करता है, प्रॉफिट होता है जी, तो उसका लड़का खेती क्यों नहीं करता? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसके लिए हमको सेमिनार करना पड़ेगा। ये इसका उत्तर मैं दे दूं। जो आजादी के 75 साल में जो देश में नीतियां चली हैं, किसान की कमर को तोड़ने की जो नीतियां चली हैं, जिन नीतियों में 1947 से लेकर जिन लोगों ने 70 साल राज किया है, उन लोगों ने किसानी को ऐसी बदहाली में ला करके खड़ा किया कि जिनकी सरकार के समय में जो हमारा स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट धूल खाती रही, जिनको स्वयं जिम्मेदारी दी गई कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर वो अमल करें, उन्होंने उसको गुम बस्ते में डालने का काम किया। ये मोदी जी को साधुवाद है कि उन्होंने अंततोगत्वा किसान को, उसकी स्थिति को बेहतर करने के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर काम करना, अमल करना प्रारंभ किया है। तो उसके परिणाम भी आ रहे हैं और धीरे धीरे किसान जो है वो समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ भी रहा है। तो इसीलिए कोई 70 साल की जो बेकायदगियां हैं, कोई उसको 10 साल के अंदर दुरुस्त एक बार में कर दिया जाएगा, जो कि ऐसा वर्ग जो इतना बड़ा व्यापक वर्ग है, उसके लिए जितना जिन्होंने बिगाड़ करने में जितना साल लगाया है, कुछ समय तो सुधार करने में भी लगेगा सर। इसमें 5 साल अटल जी के भी शामिल हो गए 70 नहीं, 70 में वो 5 घटा दो आपने, मैं दुरुस्त कर देता हूँ। हरियाणा में व्यापारी लगातार बदमाशों के निशाना पे है, व्यापारियों पर हमले किए जा रहे हैं, आपके विधायक पर भी हमला हुआ। जी बिल्कुल चिंता का विषय है और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार कर रही है और सरकार एक्शन मोड में है और जरूरत पड़ेगी तो हर प्रकार की जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई जो बदमाशों पर हो सकती है, होनी चाहिए, वो करी जा रही है और करी जाएगी। आप ऑनलाइन को कहते हैं कि ऑनलाइन का व्यापार बढ़ा है, तो आपको लगता है कि दरावकल में जो वहाँ व्यापारी है उसको उसके नुकसान नहीं, वो सब व्यापारी दोनों मॉडल पे चलते हैं। नहीं, जींद में पहली बार आया हूं। मोर साहब के वोट नारनौंद में भी है, रुचाना में भी है, इन्हें कहा भेजा बताओ। और वोट ये तो दावा कर देते हैं, जुनाड़ा में भी जिन्हें के बाद दावा कर देते हैं, दावा करने में लागे के इनके सभी दावे का सम्मान होगा, चिंता मत करें। सवाल ये है, आपका सर आपका राजकुमार को बदलना आप व्यक्तिगत मामला मान देगा, पार्टी का मजबूत नेता थे, सब हर तरह से समझते हैं। ठीक है, अभी जो है नायब सिंह जी आए मनोहर जी की जगह, उनकी ओम प्रकाश धनखड़ जी की जगह नायब सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष आए, अब नायब सिंह जी की जगह मोहनलाल बड़ोली जी आए। अब इसमें क्या व्यक्तिगत है और संगठनात्मक विषय है, संगठनात्मक निर्णय है।
नहीं, मैंने तो नहीं सुना और मुझे लगता है जी मनीष ग्रोवर जी जो हैं उनको बिल्कुल मजबूती से उनको चुनाव लड़ना चाहिए और वो चुनाव जीतेंगे, ऐसा मैंने सुना ही नहीं, ना वो कह सकते ऐसी बात। उनको चुनाव लड़ना चाहिए, हम पूरी तरह से उनको जो है विपक्ष ये कहता है कि ये बजट आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए ताकि सरकार 5 साल इस पे आंध्र प्रदेश और बिहार भी इस देश का हिस्सा है। आंध्र प्रदेश और बिहार भी इस देश का हिस्सा है। जब हरियाणा सरकार के अंदर हम मंत्री और जींद जिले के हम प्रभारी के नाते काम कर रहे थे और जींद विधानसभा के पालक के नाते काम कर रहे थे, निश्चित किया था कि जींद जो पिछड़ा जिला था, इस जिले के विकास के लिए जो भी आवश्यक हो, तो उसमें सड़कें हों, चाहे अंडरपासिस हों, चाहे यहाँ गलियां हों, चाहे पीने के पानी की व्यवस्था हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, हर चीज को सुनिश्चित किया था। आज आंध्र प्रदेश और बिहार को बजट के सहयोग की आवश्यकता है। जो पिछड़ रहे हैं उनको जब समर्थन मिलेगा तो उनके मोमेंटम से देश जो है एक बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनेगा। तो यह एक मॉडल नहीं, ये तो उनकी दृष्टि है। देखिए, कांग्रेस ने वो उनकी हर चीज जो है दृष्टि, उनको सारी सृष्टि वैसे लगती है। कांग्रेस तो बिहार में पिछले 30 साल से नहीं है, वहाँ तो लालू जी आप समझे नहीं, उनकी टिप्पणी पर टिप्पणी कर रहा हूँ, कांग्रेस की सोच पर टिप्पणी कर रहा हूँ कि उनको कुछ भी करो, उनको हर वो पत्थर हुए लोग हैं जिनको वोट के अलावा कुछ नहीं दिखता। मोदी जी को भारतवर्ष दिखता है, भारतवर्ष का विकास दिखता है, और भारतवर्ष के विकास में जो क्षेत्र पिछड़े हैं उनको अगर बूस्ट मिलेगा तो देश की आर्थिक उन्नति को विकसित राष्ट्र बन पाएंगे। उस कड़ी में बहुत जरूरी था, जैसे हरियाणा में जींद जिले का विकास हो तो हरियाणा के उद्योग जो आर्थिक उन्नति होगी, ऐसे ही पिछड़ा कोई क्षेत्र ना रह जाए। आप मौज कर रखिए। जींद 2014 से पहले जींद की हालत जो थी, 2014 से पहले जो जींद की हालत थी, पानी का काम चल रहा है ना, वो पानी यही था, डोल था, और यही पानी जो अब इसकी योजना बनाने का